आज हम नागरिक शास्त्र में पहला लेसन सत्ता की साझेदारी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सत्ता की साझेदारी कहते किसे हैं। किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में जो बंटवारा किया जाता है, इसे ही सत्ता की साझेदारी कहते हैं। इस चैप्टर में श्रीलंका में एक कहानी बताया गया है लोगों के बारे में, सिंघली और तमिल लोगों के बारे में बताया गया है। इसमें सिंघलियों का अगर बात किया जाए तो ये इनकी जनसंख्या यहाँ पे 74% थी। वहीं अगर तमिलों का बात किया जाए तो इनकी जनसंख्या 18% थी, यानी इनसे बहुत कम थी। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंघली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। यहाँ पे बौद्ध मत का संरक्षण की बात इसलिए कहा गया है क्योंकि सिंघलियों जो सिंघली थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यहाँ पे बहुसंख्यकवाद से पूछा गया है कि बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या है। वह व्यवस्था जिसमें देश में रहने वाला बहुसंख्यक समुदाय अपने मनचाहे ढंग से शासन करे और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना करे, इसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं। इसमें हम कहानी के माध्यम से जान लेते हैं कि आखिर इसमें है क्या मेन चीज़, हमें जानना क्या है। तो हम जान लेते हैं। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंघली समुदाय के नेताओं ने अपनी अधिक जनसंख्या के कारण बल पर शासन व सत्ता पर प्रभुत्व जमाना चाहा। नवनिर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार ने सिंघली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करने के लिए कई कदम उठाए, जो इस प्रकार है। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता दे दी गई। वहीं पे जो तमिल लोग थे उनको एक तरफ से वो अधिकार नहीं दिया गया जो अधिकार सिंघली लोग को दिया गया। इससे प्रभाव ये हुआ कि सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों को नाराज़गी और शासन के प्रति बेगानेपन को बढ़ा दिया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंघलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। मतलब कि वहाँ पे वो रहते हैं, उसके बावजूद भी उनको कोई अधिकार नहीं मिला, सिर्फ सिंघली लोग को मिला। इससे उनके अंदर हीन भावना जागी। इससे ये हुआ कि उन्हें लगा कि संविधान और सरकारी नीतियां उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। नौकरियों आदि में भेदभाव हो रहा है, उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम तो ये हुआ कि तमिल और सिंघली समुदायों के बीच संबंध बिगड़ने लगे। जो श्रीलंकाई तमिल थे वो अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे और तमिल को राजभाषा बनाने के लिए और शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग करने के लिए वो संघर्ष करने लगे। सन 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका के दो समुदायों के बीच टकराव ने गृह युद्ध का रूप धारण कर लिया। बहुत से बच्चों को शायद तो ये लगता होगा कि गृह युद्ध का मतलब क्या होगा। तो उनको मैं बता दूं
कि गृह युद्ध का मतलब जिस देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगने लगे, तो इसे गृह युद्ध कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सिंहलियों ने अपना प्रभुत्व वहाँ पे जमाना चाहा और उनको वो अधिकार जितना कुछ मिला। वहीं अगर बात किया जाए तमिलों का, तो उनको कुछ नहीं मिला। इससे ये हुआ कि उनके अंदर हीन भावना जागी है, वो उस चीज़ के लिए संघर्ष करने लगे। वो इस तरफ तो मानने लगे कि हमें भी मिलना चाहिए ये चीज़, सिर्फ उनको क्यों नहीं मिला है, हमको क्यों नहीं मिला। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए, रिफ्यूजी बन गए। कई गुना लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। इस प्रकार बहुसंख्यकवाद के कारण श्रीलंका जो आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में उच्च स्थान पर आता है, किंतु वहाँ के गृह युद्ध ने मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा कर दी। हाल ही में एक सैनिक अभियान में लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण की मृत्यु के बाद यह गृह युद्ध खत्म हो गया है। इस लेसन से हमें ये जानने को मिलता है, ये समझने को मिलता है कि अगर सत्ता की साझेदारी है तो एक देश में, एक राज्य में अगर है तो वो सभी में बराबर रूप में बंटना चाहिए, होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी खास धर्म या संप्रदाय को वो अधिकार दे दिया जाए और किसी को कुछ न दिया जाए, उनको कुछ समझा ही ना जाए कुछ। तो ऐसी स्थिति बनेगी ही बनेगी कि लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा। और वहीं श्रीलंका में हुआ सिंहलियों और तमिलों के बीच। हमें इसमें यही जानने को मिलता है कि हमें अगर एक देश चलाना है, देश चलाना है, राज्य चलाना है, तो वहाँ पे सत्ता का अच्छी तरह से बंटवारा होना चाहिए कि इनको भी मिले, मतलब सब में समान अधिकार मिलना चाहिए सभी को। इसमें एक और क्वेश्चन है, युक्तिपरक और नैतिक तर्क में क्या अंतर है। युक्तिपरक तर्क को समझदारी का तर्क भी कहा जाता है। इसमें हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगा कर लिया गया फैसला युक्तिपरक तर्क कहलाता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। यानी युक्तिपरक में एक तरफ से आपको आपकी समझदारी देखी जाएगी, उसमें लाभ हानि हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन वही अगर नैतिक तर्क का बात किया जाए तो इसमें सत्ता के बंटवारे का अभूतपूर्व महत्व को बताया गया है। इसमें विवेक या बुद्धि के आधार पर लाभ हानि का हिसाब लगाकर फैसला नहीं किया जाता है, केवल नैतिकता के आधार पर फैसला किया जाता है। जैसे सत्ता की साझेदारी से सामाजिक समूहों के बीच टकराव खत्म होगा, ये सत्ता की साझेदारी के पक्ष में युक्तिपरक तर्क है, तथा सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए जरूरी है या इससे लोकतंत्र स्थापित होता है, ये सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क है। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। कुछ देशों के संविधान और कानून इस बात का प्रावधान करते हैं कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, ताकि ये लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगे। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। ऐसा करके विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संभावित टकराव को दूर करने की कोशिश की जाती है। सत्ता के बंटवारे के द्वारा समाज के विभिन्न समूहों में एकता स्थापित करने की कोशिश की जाती है। सत्ता का अगर सही से बंटवारा होगा तो सब मिल के रहेंगे कि नहीं, किसी के भी अंदर हीन भावना नहीं जागेगी, जो कि कोई किसी भी देश के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के लिए बच्चों इतना ही। आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, तो आप लिख के भेज सकते हैं। मैंने
सेकंड चैप्टर संघवाद का पीडीएफ भेज दिया है। अगर इसमें सत्ता की साझेदारी में कोई दिक्कत नहीं होगा तो इसका आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे। कॉलेज खुलने पे ये आपका चेकिंग भी होगा, चेक किया जाएगा। और सत्ता की साझेदारी अगर समझ में आ गया है तो संघवाद देखिए आप, और बहुत जल्दी संघवाद पे मैं आपको अच्छी अच्छी क्वेश्चन आंसर बताऊंगा कि संघवाद है क्या आखिर। अभी के लिए इतना ही।